नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। हिंदी साहित्य का इतिहास सीरीज के अंतर्गत हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का लाइन बाय लाइन अध्ययन कर रहे हैं। आज जिस विषय पर चर्चा करेंगे उसका शीर्षक है भारतेंदु युग के 25 कवियों का संकलन यहाँ पर प्रस्तुत किया जाएगा और जो कि आगामी यूपी टीजीटी पीजीटी यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम सीईटी पीजी एंट्रेंस एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा। प्रिय विद्यार्थियों, हम चर्चा करते करते पहुंच चुके हैं टॉपिक नंबर 78 के ऊपर। शीर्षक में आप देख रहे हैं कि हमने 25 कवियों का संकलन किया हुआ है। इन कवियों के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के क्या कथन रहे हैं और परीक्षाओं के दृष्टिकोण से कौन कौन से तथ्य महत्वपूर्ण है उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे और ये मानकर चलेंगे कि अभी तक हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के आधार पर गद्य खंड का पोर्शन देख रहे थे, भाग देख रहे थे और वो समाप्त हो गया है। अब यहाँ से काव्य खंड की शुरुआत होगी जिसकी शुरुआत भारतेंदु युग से होने जा रही है और ये मानकर चलिए कि इन 25 कवियों में से आगामी परीक्षाओं में अगर 25 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाएं तो मानकर चलिए कि आज के लेक्चर की सार्थकता होगी। तो चलते हैं, हम विस्तार से देखते हैं कि वो 25 कवि कौन है और उनके बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या लिखा हुआ है। जब आप इतिहास ग्रंथ देखेंगे तो प्रकरण 1 काव्य खंड जो कि आधुनिक काल के अंतर्गत है, संवत 1900 से लेकर 1925 का समय निर्धारित किया गया है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो शीर्षक दिया हुआ है ये है पुरानी धारा। इसके बारे में लिखते हैं, गद्य के आविर्भाव और विकास काल से लेकर अब तक कविता की वह परंपरा भी चलती आ रही है जिसका वर्णन भक्ति काल और रीति काल के भीतर हुआ है। भक्ति भाव के भजनों, राजवंश के ऐतिहासिक चरित काव्यों, अलंकार और नायिका भेद के ग्रंथों, श्रृंगार और वीर रस के कवित्व, सवैयों और दोहों की रचना बराबर होती आ रही है। तो आप देख रहे हैं कि इन वाक्यों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उस धारा से जोड़ने की कोशिश की है। अभी हम गद्य पढ़ रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि उसके समानांतर पद्य लिखना बंद हो गया होगा, लेकिन उसकी परंपरा चल रही थी, वो बंद नहीं हुई थी, भले धीमी हुई थी, लेकिन वो परंपरा अपने पूर्ववर्ती कालखंडों को लेकर चल रही थी। कुछ वीर रस से युक्त कविताएं लिखी जा रही थी, कुछ भक्ति रस से युक्त कविताएं लिखी जा रही थी, कुछ श्रृंगार परक कविताएं लिखी जा रही थी। जो हमने आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल में पढ़ा, वो आधुनिक काल में भी पुरानी धारा के अंतर्गत परंपरा चल रही थी। उसी की चर्चा यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल कर रहे हैं। आगे लिखते हैं कि नगरों के अतिरिक्त हमारे ग्रामों में भी न जाने कितने बहुत अच्छे कवि पुरानी परिपाटी के मिलेंगे। अक्सर आप देखेंगे कि नगरों और शहरों में रहने वाले कवियों, आलोचकों और यहाँ तक कि विद्यार्थियों की बातचीत की जाती है, लेकिन ग्रामीण इलाके के कवियों और विद्यार्थियों की चर्चा बहुत कम की जाती है। ऐसा लगता है कि ये लोग उस लायक हैं ही नहीं। जबकि आप देखेंगे कि नगरों से बेहतर कई बार ग्रामों में लिखने वाले आपको कवि मिल जाएंगे, लेकिन शोध का कार्य होता है उनको सामने लाना। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा कि पहले के जितने भी कवि हुआ करते थे वो दरबार में रहा करते थे और दरबार गांव में तो होगा नहीं, वो किसी न किसी शहर में होगा या फिर मेन सेंटर में कहीं होगा। तो वहां पर ढेर सारी कविताएं लिखी जा रही थी, लेकिन उसके समानांतर दूर दराज इलाकों में कुछ ग्रामीण परिवेश में रहकर कविता लिखने वाले कवि भी अच्छी कविता लिख रहे थे। ब्रज भाषा काव्य की परंपरा गुजरात से लेकर बिहार तक और कुमायूं गढ़वाल से लेकर दक्षिण भारत की सीमा तक बराबर चलती आई है। इसीलिए इसको ब्रज भाषा नाम दिया गया। तमाम अब भाषाएं हिंदी कविता की एक तरीके से माध्यम रही हैं, लेकिन आप देखेंगे कि उस जमाने में ब्रज को ब्रज भाषा नाम दिया गया था। ठीक है, भले आज हम वो करते हैं और यहाँ पर बताया कि गुजरात से लेकर बिहार तक, ठीक है, गुजरात से लेकर बिहार तक और गढ़वाल से लेकर बताया जा रहा है कि दक्षिण भारत तक पूरा ब्रज भाषा का प्रभाव रहा। वहां कविताएं लिखी जा रही थी। कश्मीर के किसी ग्राम के रहने वाले ब्रज भाषा के एक कवि का परिचय हमें जम्मू में किसी महाशय ने दिया था और शायद उनके दो एक सवैये भी सुनाए थे। यहाँ तक कि वैसे देखा जाए तो ब्रज का जो क्षेत्र है ये सब है, लेकिन जम्मू में यानी कश्मीर में भी एक व्यक्ति ब्रज भाषा में लिख रहा था।
तो हमें ये अनुमान लगाना है कि जिस हिसाब से आज अंग्रेजी उत्तर भारत से लेकर दक्षिण और पश्चिम से लेकर पूरब तक फैली हुई है और साथ में हिंदी भी उसके पीछे-पीछे अपने कदम को बढ़ा रही है। एक ज़माना था कि ब्रज भाषा कविता के रूप में, उसके माध्यम के रूप में अब पूरा भारत के एक राज्य से दूसरे राज्य तक फैली हुई थी। इस चीज़ को आपको समझना है। इसीलिए उसको भाषा कहा गया और इसी के समानांतर खड़ी बोली, बोली कहलाई। ये भी कई बार आप देखते हैं कि विद्यार्थी क्वेश्चन पूछते हैं, खास तौर से जो बीए और एमए के विद्यार्थी हैं। आप लोग तो बड़े विद्यार्थियों में से हैं, जो कि कुछ ही समय बाद सफल होकर आप शिक्षक के तौर पर पढ़ाने लगेंगे। लेकिन यहाँ पर चीज़ों को आप ज़रूर समझिए कि जब क्षेत्र विस्तार था तो उसका भाषाकरण हो गया और उसका क्षेत्र सीमित रहा, तो बोली के रूप में रही। लेकिन आज खड़ी बोली हिंदी भाषा के तौर पर चारों तरफ मानी जा रही है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रामचंद्र शुक्ल ने परंपरा से जोड़ने की कोशिश की है और इसका नाम दिया है पुरानी धारा। आगे लिखते हैं कि गढ़वाल के प्रसिद्ध चित्रकार भोला राम ब्रज भाषा के बहुत अच्छे कवि थे, जिन्होंने अपने गढ़ राजवंश काव्य में गढ़वाल के 52 राजाओं का वर्णन दोहा चौपाइयों में किया है। यानी कि जो पुराने पैटर्न थे कविता लिखने के, दोहा में कविताएं लिखी जा रही थी, चौपाइयों में कविताएं लिखी जा रही थी, तो गढ़वाल के एक प्रसिद्ध चित्रकार थे जिनका नाम था भोला राम। ये ब्रज भाषा के बहुत अच्छे कवि थे। आज गढ़वाल में जाएंगे तो वहाँ की भाषा गढ़वाली है, जिसको कि हम पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत मानते हैं, लेकिन वहाँ भी ब्रज भाषा के तौर पर कवि पाए जा रहे थे, वो कविता भी लिख रहे थे और उनके ग्रंथ का नाम दिया गया गढ़ राजवंश। इसमें कुल 52 राजाओं का वर्णन उन्होंने दोहा चौपाई शैली में किया हुआ है। आगे लिखते हैं शुक्ल जी कि वे श्रीनगर गढ़वाल, गढ़वाल में भी श्रीनगर है और जम्मू कश्मीर में भी श्रीनगर है। ठीक है, शुरुआत में एक बार मैं उत्तराखंड गया हुआ था, तो मुझे लगा कि श्रीनगर तो मैं कहीं और पढ़ा हुआ था, लेकिन यहाँ पर भी है। ठीक है, तो गढ़वाल के राजा प्रद्युम्न शाह के समय में थे। हुमायूं गढ़वाल पर जब नेपाल का अधिकार हुआ, तब नेपाली सूबेदार हस्तिदल चौतरिया के अनुरोध से इन्होंने उक्त काव्य लिखा। और यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जो भोला राम कवि हैं ब्रज भाषा के, वो उस समय के राजा प्रद्युम्न शाह के समय में रहा करते थे। लेकिन जब गढ़वाल और नेपाल में युद्ध हुआ एक तरीके से, तो नेपाल का अधिकार हो गया गढ़वाल पर और वहाँ के जो सूबेदार थे हस्तिदल चौतरिया, उनके अनुरोध पर भोला राम ने एक काव्य संग्रह तैयार किया गढ़ राजवंश। भोला राम का जन्म संवत 1817 में और मृत्यु 1890 में हुई। उन्होंने अपने ग्रंथ में बहुत सी घटनाओं का आंखों देखा वर्णन लिखा है। इससे उसका ऐतिहासिक मूल्य भी है। आप देखेंगे कि आंखों देखा वर्णन, आपने क्रिकेट के समय में सुना होगा आंखों देखा हाल, जिसको कि हम कमेंट्री, लाइव कमेंट्री कहा करते हैं। तो इस तरीके से लगता है कि गढ़ राजवंश आप पढ़ेंगे, उसमें 52 राजाओं का वर्णन किया गया है। लगेगा कि कवि के सामने पूरी घटनाएं घटित हुई हैं, इसलिए उसकी प्रामाणिकता को लेकर संदेह नहीं होता है। ऐतिहासिक मूल्य भी उसका बना हुआ है। शुक्ल जी आगे लिखते हैं कि ब्रज भाषा काव्य परंपरा के कुछ प्रसिद्ध कवियों और उनकी रचनाओं का उल्लेख नीचे किया जाता है और यहीं से शुरू होती है उन 25 कवियों की श्रृंखला। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी आखिर तक जरूर देखेंगे और ये मानकर चलेंगे कि यहाँ से प्रश्न 100% आने हैं। ये मैं पूरे अनुभव के साथ कह रहा हूँ और गारंटी के साथ भी कह रहा हूँ। इसमें पहले जो कवि हैं इनका नाम है सेवक। शुक्ल जी लिखते हैं ये असनी वाले ठाकुर कवि के पौत्र थे और काशी के रईस बाबू देवकी नंदन के प्रपौत्र बाबू हरिशंकर के आश्रय में रहते थे। ये ब्रज भाषा के अच्छे कवि थे। कौन? सेवक, असनी वाले ठाकुर। जब इतिहास ग्रंथ आप इस सीरीज से जुड़े होंगे तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में कुल 3 प्रकार के ठाकुरों की चर्चा की है, अलग अलग एरिया की। तो जो सेवक हैं इनका संबंध रहा है असनी वाले ठाकुर के पौत्र के तौर पर और देवकी नंदन के प्रपौत्र बाबू हरिशंकर के आश्रय में दरबार में रहा करते थे और ये ब्रज भाषा के अच्छे कवि थे। इन्होंने वाग विलास नाम का एक बड़ा ग्रंथ नायिका भेद का बनाया है। तो सेवक का जो ग्रंथ है उसका नाम है वाक विलास और ये किस प्रकार का ग्रंथ है? नायिका भेद पर आधारित है, जो कि रीतिकाल या इसके पहले भक्ति काल में भी इस तरीके के ग्रंथ लिखे जा रहे थे। इसके अतिरिक्त बरवा छंद में एक छोटा नक्शिक भी इनका है। बरवा छंद भी उस समय दोहा चौपाई के समानांतर ही एक अच्छा छंद था, जिसमें अलग अलग कवियों ने लिखा। आपने रहीम, तुलसीदास इत्यादि का नाम सुना होगा। उसमें आप सेवक जी को भी जोड़ लीजिए, जिन्होंने एक नक्शिक लिखा हुआ है बरवा छंद में। इनके सवैये सर्वसाधारण में प्रचलित हो गए थे।
कवि सेवक बूढ़े भय, तो कहा पे हनोज है, मौज मनोज ही की। यानी कि सेवक कवि जो थे वो लोक में प्रसिद्ध थे। उनकी कविताएं, उनसे जुड़े हुए तथ्य लोगों के जबान पर रहा करते थे। और ये आप देख रहे हैं कि उदाहरण के तौर पर रामचंद्र शुक्ल ने इसको प्रस्तुत किया कि लोग कहा करते थे, कवि सेवक बूढ़े भय, तो कहाँ पे हनोज है, मौज मनोज ही की। कुछ बुढ़े रसिक अब तक कहते सुने जाते हैं। इनका जन्म संवत 1872 में और मृत्यु संवत 1938 में हुई थी। तो यहाँ पर आपने सेवक जी को देख लिया, इनका जो प्रमुख ग्रंथ है उसको देख लिया, किसके दरबार में रहा करते थे और जनमानस में इनकी क्या लोकप्रियता थी, इसको भी समझ गए होंगे। अगले जो कवि हैं उनका नाम है महाराज रघुराज सिंह रीवा नरेश। नाम से ही पता चल रहा है कि इनका एरिया रीवा रहा होगा। महाराज रघुराज सिंह, हिंदी साहित्य में रीवा वालों का भी काफी योगदान रहा है। बहुत सारे विद्यार्थी हो सकता है वहां से जुड़े होंगे, अगर कमेंट करेंगे तो मुझे काफी अच्छा लगेगा। और पीएचडी इत्यादि का टॉपिक यहाँ से बन सकता है कि हिंदी साहित्य के विकास में रीवा का क्या रोल रहा है, क्या भूमिका रही है। महाराज रघुराज सिंह, इनका जन्म संवत 1880 में और मृत्यु संवत 1936 में हुई। इन्होंने भक्ति और श्रृंगार के बहुत ग्रंथ रचे। इनका राम स्वयंवर संवत 1926 तथा वर्णनात्मक प्रबंध नामक ये बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा गया। तो आपको ध्यान में रखना है कि महाराज रघुराज सिंह ने राम स्वयंवर नाम से एक प्रबंधात्मक काव्य लिखा हुआ है, जिसमें अनेक छंदों में सीता राम के विवाह का बहुत ही विस्तृत वर्णन है। वर्णों में इन्होंने वस्तुओं की गिनती, जैसे राजसी ठाठ बाट, घोड़ों हाथियों के भेद आदि गिनाने वाली प्रणाली का खूब अवलंबन किया है। राम स्वयंवर के अतिरिक्त रुक्मणी परिणय, आनंद आनंदा बुद्धि निधि, ठीक है, ये निधि यहाँ पर है, रामाष्टयाम इत्यादि इनके लिखे बहुत से अच्छे ग्रंथ हैं। तो आप देख लीजिए कि राम को केंद्र में रखते हुए ढेर सारी रचनाएं लिखी गई हैं। उसमें से एक ग्रंथ है जो कि महाकाव्य की श्रेणी में है, राम स्वयंवर। और इसमें सीता राम के विवाह का वर्णन किया गया है और विवाह का वर्णन करते हुए राजसी ठाट बाट घोड़ों हाथियों का अभी भेद कवि ने किया हुआ है, यानी कि उसके बारे में बतलाया हुआ है। और इनके राम स्वयंवर के अतिरिक्त दो तीन रचनाओं का नाम बताया गया, रुक्मणी परिणय, आनंदा निधि, रामाष्टयाम। ठीक है, अष्टयाम तो आपने सुना होगा, लेकिन रामाष्टयाम आप जरूर ध्यान में रखिए कि ये रघुराज सिंह का है। ठीक है, अगले जो कवि उनका नाम है सरदार। लिखा गया कि ये काशी नरेश महाराज ईश्वरी प्रसाद नारायण सिंह के आश्रित थे। इनका कविता काल संवत 1902 से 1940 तक कहा जा सकता है। ये बहुत ही सिद्ध हस्त और साहित्य मर्मज्ञ कवि थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की शैली को आप पकड़ चुके होंगे। वो किसी के बारे में मिलती जुलती बातें हमेशा कहा करते हैं और नाम नहीं लेते हैं। और जब वो नाम नहीं लेते हैं, इन कवियों का तो छोड़िए, इसके पहले के वीडियो लेक्चर में आपने देखा जब गद्य की हम बात कर रहे थे, छायावादी समालोचना और काव्य मीमांसा के बारे में, तो उन्होंने लिखा कि इस इतिहास ग्रंथ के लेखक की ये 3 रचनाएं, जब अपना नाम नहीं ले रहे हैं तो दूसरे के नाम की तो बात हम छोड़ ही सकते हैं। तो सरदार कवि जिनका संबंध आप देख रहे हैं काशी नरेश महाराज ईश्वरी प्रसाद नारायण सिंह के दरबार से था, और इनके कविता काल का समय भी बतलाया गया यहाँ पर। शुक्ल जी ने सबसे महत्वपूर्ण बात लिखी, ये बहुत ही सिद्ध हस्त और साहित्य मर्मज्ञ कवि थे। अब मान लीजिए कथन आ जाए कि किसके संदर्भ में है, तो तमाम विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाएंगे, और जो अनुराग हिंदी एकेडमी पर लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और जिस पर कि मैं जोर देता हूँ, इंपॉर्टेंट बताता हूँ, आप अपने कॉपी में इसको अंडरलाइन कर लेंगे या फिर रंग लेंगे या फिर नोट कर लेंगे, तो फिर आप जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। ये बहुत ही सिद्ध हस्त और साहित्य मर्मज्ञ कवि थे। कौन? से सरदार। इनके कुछ ग्रंथ यहाँ पर, साहित्य सरसी, वाग विलास, सट ऋतु, हनुमत भूषण, तुलसी भूषण, श्रृंगार संग्रह, राम रत्नाकर, साहित्य सुधाकर, रामलीला प्रकाश इत्यादि कई मनोहर काव्य ग्रंथ इन्होंने रचे हैं। अब आप देख रहे हैं कि अभी हम ऊपर में वाग विलास किसी और का बतला रहे थे, यहाँ पर वाग विलास नाम से सरदार ने भी लिखा है। तो बदलते हुए पैटर्न में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से वाग विलास रचना किन 2 कवियों की है? तो इसमें सरदार का नाम रहेगा और जो हमने सेवक का नाम बतलाया था उनका नाम रहेगा। तो आप लोग उसको कोरिलेट कर कर जरूर बता देंगे। ठीक है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि साहित्य में रत्नाकर शब्द जोड़कर ढेर सारी रचनाएं की गई हैं, जिसमें कि राम रत्नाकर
सरदार ने भी लिखा है। इसके पहले राम स्वयंवर भी आपने देखा, यानी कि उस जमाने में राम को केंद्र में रखते हुए कई रचनाएं लिखी जा रही थी। आगे है कि इसके अतिरिक्त इन्होंने हिंदी के प्राचीन काव्यों पर बड़ी-बड़ी टीकाएँ लिखी हैं। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, सूर के दृष्टिकूट पद, बिहारी सतसई पर बहुत अच्छी टीकाएँ इनकी हैं। यानी सरदार कवि जो थे वो रचनाकार तो थे ही, साथ में वो आलोचनात्मक टीकाएँ भी लिखा करते थे और छोटे-मोटे कवियों को उन्होंने विषय नहीं बनाया है, बल्कि आप देखेंगे केशव दास हो गए, सूरदास हो गए, बिहारी अ, इनकी रचनाओं पर उन्होंने टीकाएँ लिखी और अच्छी किस्म की टीकाएँ हैं। आगे बात करते हैं अगले जो कवि हैं उनका नाम है बाबा रघुनाथ दास राम सनेही। इनके बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, ये अयोध्या के एक साधु थे और अपने समय के बड़े भारी महात्मा माने जाते थे। संवत 1911 में इन्होंने विश्राम सागर नामक एक बड़ा ग्रंथ बनाया, जिसमें अनेक पुराणों की कथाएँ संक्षेप में दी गई। भक्तजन इस ग्रंथ का बड़ा आदर करते हैं। तो यहाँ पर आप ज़रूर ध्यान में रखिए कि वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए अयोध्या काफ़ी हॉट स्पॉट रहा है, चर्चित जगह रही है और तो बाबा रघुनाथ दास राम सनेही से सवाल पूछे जाने की पूरी संभावना है। खास तौर से जो यूपी टीजीटी, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी, वो अलर्ट मोड में इसको ज़रूर अपने कॉपी पर नोट कर सकते हैं। इनका जो ग्रंथ है, इनके बारे में पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल की शैली को देखिए, कथन को देखिए। एक साधु थे और अपने समय के बड़े भारी महात्मा माने जाते थे। तो ये बात कही जा रही है बाबा रघुनाथ दास राम सनेही के बारे में। इनका जो ग्रंथ है विश्राम सागर, और ये भी बतलाया गया कि विश्राम सागर का प्रभाव भक्तजन इस ग्रंथ का बड़ा आदर करते थे और इसलिए आपको भी ध्यान में रखना है कि विश्राम सागर किसकी रचना है या फिर किसका ग्रंथ है। अगले जो कवि हैं उनका नाम है ललित किशोरी। नाम से ऐसा लग रहा है कि ये कोई फीमेल है, लेकिन ये है मेल। ललित किशोरी, इनका नाम शाह कुंदन लाल था। आप जरूर ध्यान रखिए, पूछा जा सकता है कि ललित किशोरी किसका उपनाम है या दूसरा नाम है। शाह कुंदन लाल ये लखनऊ के एक समृद्ध वैश्य घराने में उत्पन्न हुए थे। पैदा नहीं हुए थे, उत्पन्न हुए थे। कई बार आचार्य रामचंद्र शुक्ल बहक से जाते हैं, हर व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ कमियां होती हैं, तो यहाँ पर उन्होंने उत्पन्न शब्द का लिखा हुआ है। तो आप ध्यान में रखिए कि ललित किशोरी के जन्म के बारे में बताया जा रहा है कि उनका जन्म लखनऊ में हुआ था। पीछे वृंदावन में जाकर एक विरक्त भाव भक्त की भांति रहने लगे। इन्होंने भक्ति और प्रेम संबंधी बहुत से पद और गजलें बनाई हैं। कविता काल संबत 1913 से 1930 तक समझना चाहिए। वृंदावन का प्रसिद्ध शाह जी का मंदिर इन्हीं का बनवाया है। तो जो भी लोग वृंदावन में रहते होंगे वो शाह जी का मंदिर जरूर देखे होंगे। तो उसको बनवाने वाले कौन थे? ललित किशोरी, जिन्होंने कि अपना नाम चेंज कर लिया था। पहले वो कुंदन लाल के नाम से थे, लेकिन बाद में ललित किशोरी नाम से हो गए। जैसा कि आप लोग जब हम चर्चा कर रहे हैं तो महाकुंभ का समय भी चल रहा है, ठीक है? और इस समय बहुत लोगों ने अपने नामों को चेंज किया, सब में कोई गिरी इस तरीके से नाम जोड़ लिया, तो ये ललित किशोरी थे। तो इनका संबंध पहले तो लखनऊ से था, लेकिन ये इनके मन में विरक्त भाव का जागरण हुआ और ये कविता लिखना शुरू कर दी और वृंदावन में जाकर रहने लगे। आपने इसके पहले भी रीतिकाल के समय में भी देखा, बहुत सारे ऐसे कवि थे जिनके अंदर विरक्ति का भाव उत्पन्न हुआ, वो वृंदावन चले गए। उसमें से एक घनानंद का नाम भी आप जोड़ लीजिए, क्योंकि वो काफी फेमस कवि रहे। आगे बात करते हैं, अगले जो कवि हैं उनका नाम है राजा लक्ष्मण सिंह। हालांकि राजा लक्ष्मण सिंह का नाम तब आता है जब हम हिंदी उर्दू विवाद को पढ़ते हैं, तब इनका नाम आ जाता है। और यहाँ पर ये संस्कृत निष्ठ हिंदी के पक्षधर माने जाते हैं, ये चीज भी आप जानते होंगे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके बारे में लिखा भी कि ये हिंदी के गद्य प्रवर्तकों में है। इनका उल्लेख गद्य के विकास के प्रकरण में हो चुका है और आप लोगों ने भी इसको पढ़ लिया है। लेकिन कविता के संदर्भ में बात करते हुए लिखते हैं कि इनकी ब्रज भाषा की कविता भी बड़ी ही मधुर और सरस होती थी। ब्रज भाषा की सहज मिठास इनकी वाणी से टपक पड़ती है। इनके शकुंतला के पहले अनुवाद में तो पद्य न था, पर पीछे जो संस्करण इन्होंने निकाला उसमें मूल श्लोकों के स्थान पर पद्य रखे गए। ये पद्य बड़े ही सरस हुए। इसके उपरांत संवत 1938 और 1940 के बीच इन्होंने मेघदूत का बड़ा ही ललित और मनोहर अनुवाद निकाला। मेघदूत जैसे मनोहर काव्य के लिए ऐसा ही अनुवादक होना चाहिए था। इस अनुवाद के सवैये बहुत ही ललित और सुंदर। जहां चौपाई दोहे आए हैं वह स्थल उतने सरस नहीं है। तो राजा लक्ष्मण सिंह जो कि गद्य प्रवर्तकों के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन इन्होंने अनुवाद के क्षेत्र में भी काफी काम किया हुआ है और कालिदास की
दो महत्वपूर्ण रचनाएं शकुंतला और मेघदूत का इन्होंने अनुवाद किया हुआ। जरूर ध्यान रखिए, सवाल पूछा जा सकता है बदलते हुए पैटर्न में, बिना रटे हुए आप इसका सही जवाब दे सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा लेखक या साहित्यकार कालिदास के रचनाओं का संस्कृत से हिंदी में अनुवाद किया हुआ है, खासतौर से शकुंतला और मेघदूत का। तो तुरंत आप बता देंगे कि वो है राजा लक्ष्मण सिंह। आगे बात करते हैं, अगले जो कवि हैं उनका नाम है लक्षीराम, जिनको कि हम ब्रह्म भट्ट के नाम से भी जानते हैं। इनका जन्म संवत 1898 में अमोढ़ा जिला बस्ती में हुआ था। ये कुछ दिन अयोध्या नरेश महाराज मान सिंह, जो कि प्रसिद्ध कवि द्विजदेव के नाम से जाने जाते हैं, के यहाँ रहे। यानी कि लक्षीराम आप देख रहे हैं कि एक ऐसे महाराज के दरबार में रहा करते थे जो कि खुद कविताओं को लिखने में रुचि दिखाते थे, महाराज मान सिंह। ये भी कई बार सवाल पूछा जाता है कि मान सिंह का उपनाम क्या है या फिर द्विजदेव किसका वास्तविक नाम या फिर उपनाम रहा है। तो मान सिंह और द्विजदेव जरूर ध्यान में रखें। अमोढ़ा जिला बस्ती, यहाँ से भी बहुत सारे विद्यार्थी जुड़े होंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। बस्ती की जब भी बात की जाती है तो जिसके इतिहास ग्रंथ पर हम चर्चा कर रहे हैं उनका भी संबंध बस्ती से रहा है। तो लक्षीराम यानी ब्रह्म भट्ट जो कि बस्ती के रहने वाले थे और महाराज मान सिंह द्विजदेव के यहाँ रहे। पीछे बस्ती के राजा शीतला बख्श सिंह से जो एक अच्छे कवि थे, बहुत सी भूमि पाई। आपने देखा कि कवियों को कई बार दान में भूमि भी दी गई। दरभंगा, पूर्णिया आदि अनेक राजधानियों में इनका सम्मान हुआ। दरभंगा में भी एक नरेश थे जहाँ पर एक दरभंगा विश्वविद्यालय भी है, ललित नारायण मिथिला दरभंगा विश्वविद्यालय, आपने सुना भी होगा। तो वहां पर भी इनका आना जाना रहता था। प्रत्येक सम्मान करने वाले राजा के नाम पर इन्होंने कुछ न कुछ रचना की है, जैसे मानसिंह अष्टक, प्रताप रत्नाकर, प्रेम रत्नाकर, लक्ष्मीश्वर रत्नाकर, रावणेश्वर कल्पतरु, कमलानंद कल्पतरु इत्यादि इनके ग्रंथ रहे हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो जिन जिन से इनका संपर्क हुआ और राजाओं से राजधानियों में रहे, उनके नाम पर एक ग्रंथ ही लिख दिया करते थे। यानी कि सेट रहता था कि अगर किसी राजा के दरबार में गए तो उस राजा को ये उम्मीद हो जाती थी कि मेरे नाम से जरूर कोई न कोई ग्रंथ लक्षीराम यानी ब्रह्म भट्ट जी लिखेंगे। इन्होंने अनेक रसों पर कविता की है। समस्या पूर्ति बहुत जल्दी करते थे। वर्तमान काल में ब्रजभाषा की पुरानी परिपाटी पर कविता करने वालों में ये बहुत प्रसिद्ध हुए। अगले जो कवि हैं उनका नाम है गोविंद गिल्ला भाई। नाम अजीब लग रहा होगा लेकिन परीक्षाओं के बदलते हुए पैटर्न में इनको जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि चमत्कृत कर देने वाले नाम और तथ्य आजकल परीक्षाओं में खूब पूछे जा रहे हैं। गोविंद गिल्ला भाई के बारे में शुक्ल जी लिखते हैं कि कोई समय था जब गुजरात में ब्रजभाषा की कविता का बहुत प्रचार था। अब भी इसका चलन वैष्णवों में बहुत कुछ है। गोविंद गिल्ला भाई का जन्म संवत 1905 में भावनगर रियासत के अंतर्गत सीहोर नामक स्थान में हुआ था। इनके पास ब्रजभाषा के काव्यों का बड़ा अच्छा संग्रह था। भूषण का एक बहुत शुद्ध संस्करण इन्होंने निकाला। ब्रजभाषा की कविता इनकी बहुत ही सुंदर और पुराने कवियों के टक्कर की होती थी। इन्होंने बहुत सी काव्य की पुस्तकें लिखी, जिनमें से कुछ के नाम ये हैं: नीति विनोद, श्रृंगार सरोजिनी, सट ऋतु, पावस पयोद निधि, समस्या पूर्ति प्रदीप, वक्रोक्ति विनोद, श्लेष चंद्रिका, प्रारब्ध पचासा, प्रवीण सागर। तो गोविंद गिल्ला भाई का आप देख रहे हैं कि जो भी ग्रंथ है काफी रोचक इनके नाम है। खासतौर से रामचंद्रिका तो हमने पढ़ा, लेकिन श्लेष चंद्रिका नाम से आपने देखा। फिर वक्रोक्ति विनोद नाम से इन्होंने ग्रंथ लिखा, समस्या पूर्ति प्रदीप नाम से ग्रंथ लिखा और ढेर सारे इनके महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। तो ध्यान रख लीजिए, अगर मान लीजिए गाहे बगाहे क्वेश्चन आ जाता है तो आप एलिमिनेट करके भी क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते हैं, लेकिन दिमाग में रखेंगे तो थोड़ा ठीक रहेगा। अगले जो कवि हैं उनका नाम है नवनीत चौबे। नाम से ऐसा लग रहा है कि आधुनिक हाल फिलहाल के कवि होंगे, लेकिन ये भी पुरानी काव्य धारा के से जुड़े हुए कवि हैं। इनके बारे में शुक्ल जी लिखते हैं कि पुरानी परिपाटी के आधुनिक कवियों में चौबे जी की बहुत ख्याति रही है। ये मथुरा के रहने वाले थे। इनका जन्म संवत 1915 और मृत्यु 1989 में हुई। तो नवनीत चौबे जो कि मथुरा से जुड़े हुए थे। आगे लिखते हैं कि यहाँ तक संक्षेप में उन कवियों का उल्लेख हुआ जिन्होंने केवल पुरानी परिपाटी पर कविता की। इसके आगे अब उन लोगों का समय आता है जिन्होंने एक ओर तो हिंदी साहित्य की नवीन गति के प्रवर्तन में योग दिया, दूसरी ओर पुरानी परिपाटी की कविता के साथ भी अपना पूरा संबंध बनाए रखा। ऐसे लोगों में भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र,
उपाध्याय पंडित बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन ठाकुर जगमोहन सिंह, पंडित अंबिका दत्त व्यास और बाबू रामकृष्ण वर्मा मुख्य हैं। तो यहाँ पर पुरानी परिपाटी में कुल 9 कवियों के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चर्चा की। उम्मीद है कि उन कवियों से आप परिचित हो गए होंगे और यहाँ पर आगे हम बात करेंगे कि पुरानी परिपाटी को तो अपनाया उन्होंने, लेकिन जिस दौर में वो चल रहे थे, भाषा को लेकर, साहित्य को लेकर, विषय वस्तु को लेकर तमाम नए प्रयोग किए जा रहे थे, उसमें अपना योगदान इन आगे के कवियों ने, खासतौर से भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र इत्यादि ने दिया हुआ है। तो अब कैसे दिया हुआ है, हम एक-एक करके उनको देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल सबसे पहले चर्चा कर रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के ऊपर और आप देख रहे हैं कि क्रम में इन्होंने एक नहीं लिखा है, बल्कि उसी क्रम को इन्होंने आगे बढ़ा दिया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में चर्चा करते हुए लिख रहे हैं कि भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी। यानी कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गद्य में जब भारतेंदु हरिश्चंद्र लिख रहे थे, तो वो हिंदी पर जोर दे रहे थे, लेकिन जब वो काव्य लिख रहे थे या पद्य लिख रहे थे, तो वो ब्रज भाषा के समर्थन में थे। उनका एक बहुत ही खास कथन कहा जाता है कि जब वो खड़ी बोली में कविता लिखते थे तो बोलते थे कि बड़ी भौंडी सी कविता लग रही है, बहुत अच्छी कविता नहीं लग रही है, कविता में सरसपन होना चाहिए, रस होना चाहिए। तो उन्होंने ब्रज भाषा को ही कविता का माध्यम बनाया था। आगे चलकर द्विवेदी युग में यही परिवर्तन होता है कि गद्य और पद्य दोनों की भाषा जो हो गई वो खड़ी बोली हिंदी हो गई। अब वो परिवर्तन आप आगे देखे भी होंगे और बीच में हमने चर्चा भी की थी। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा कि जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी उन्होंने किया। तो ये कथन जरूर महत्वपूर्ण रूप में नोट कर सकते हैं। आगे लिखते हैं कि उन्होंने देखा कि बहुत से शब्द जिन्हें बोलचाल से उठे कई सौ वर्ष हो गए हैं, कवित्वों और सवैयों में बराबर लाए जाते हैं। इसके कारण कविता जनसाधारण की भाषा से दूर पड़ती जाती है। बहुत से शब्द तो प्राकृत और अपभ्रंश काल की परंपरा के स्मारक के रूप में ही बने हुए थे, जैसे चक्कव, भुआल, ठायो, दी, उनो, लोय आदि के कारण बहुत से लोग ब्रज भाषा की कविता से किनारा खींचने लगे थे। दूसरा दोष जो बढ़ते बढ़ते बहुत बुरी हद को पहुंच गया था, यह शब्दों के तोड़ मरोड़ और गढ़ंत के शब्दों का प्रयोग था। उन्होंने ऐसे शब्दों को भरसक अपनी कविता से दूर रखा और अपने रसीले सवैये में जहां तक हो सका बोलचाल की ब्रज भाषा का व्यवहार किया। इसी से उनके जीवन काल में ही उनके सवैये चारों ओर सुनाई देने लगे। यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र गद्य के रूप में हिंदी को आगे बढ़ाए, खड़ी बोली को, लेकिन पद्य के रूप में ब्रज भाषा को। तो ये अंतर जरूर आप ध्यान में रखिए। आगे हम चर्चा करते हैं। जो अगले कवि हैं उनका नाम है पंडित अंबिका दत्त व्यास। इनके बारे में शुक्ल जी लिखते हैं कि भारतेंदु जी ने कवि समाज में स्थापित किए थे, जिनमें समस्या पूर्तियां बराबर हुआ करती थी। भारतेंदु जी कवि समाज नाम से एक संगठन की स्थापना की थी, जिसमें समस्या पूर्तियां बराबर हुआ करती थी। हालांकि समस्या पूर्तियों की परंपरा पहले से चली आ रही थी, जिसमें कि अभी हमने एक दो कवियों के बारे में चर्चा की थी। लेकिन उसी को आगे बढ़ाते हुए बड़ा अच्छा लगता था कि एक व्यक्ति ऊपर एक पंक्ति बोल देता था, नीचे उसी को एक कंप्लीट भी करता था। आपने इस चीज को आलम के संदर्भ में देखा होगा कि जिस शेख रंगरेजिन से वो प्रेम करने लगे, उनकी पंक्ति को उसने कंप्लीट किया था। तो जो समस्या पूर्ति का प्रचलन था या फिर प्रवृत्ति थी, वो कोई नई नहीं थी। वो आगे चलकर और थोड़ी सी मजबूती उसको देने के लिए भारतेंदु ने खुद कवि समाज स्थापित किए और उसमें समस्या पूर्तियां बराबर हुआ करती थी। दूर दूर से कवि लोग आकर उसमें सम्मिलित हुआ करते थे। पंडित अंबिका दत्त व्यास ने अपनी प्रतिभा पहले पल ऐसे ही कवि समाज के बीच समस्या पूर्ति करके दिखाया था। यानी कि अंबिका दत्त व्यास को हमने गद्य खंड में भी देखा था और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि कवि समाज में पहली बार पता चला कि अंबिका दत्त व्यास बहुत अच्छी समस्या पूर्ति करते हैं। तो खास ट्रेंड के तौर पर जरूर ध्यान में रखिए कि अंबिका दत्त व्यास की जो विशेषता रही है, वो समस्या पूर्ति वाले कवियों के तौर पर रही है। भारतेंदु के श्रृंगार रस के कवित्व सवैये बड़े ही सरस मर्मस्पर्शी होते थे। प्रिय प्यारे तिहारे निहारे बिना दुखिया अखियां नहीं मानती हैं, मरे हूं पै आंखों ये खुली ही रह जाएंगी आदि उक्तियों का रसिक समाज में बड़ा आदर रहा। आप देख रहे हैं कवि समाज, रसिक समाज, तो दो समाजों की बात की गई और बात हो रही थी अंबिका दत्त व्यास की, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने शैली के अनुरूप
इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र को भी एंट्री करा दिए हैं। अब यहाँ से अंबिका दत्त व्यास के बारे में बतलाया कि वो समस्या पूर्ति बराबर क्या करते थे, और जैसे कवि समाज संगठन से जुड़े तभी पता चल गया कि भाई ये समस्या पूर्ति वाले कवि हैं। और भारतेंदु के बारे में फिर बातचीत होने लगी कि श्रृंगार रस के कवित्व सवैये बड़े सरस मर्मस्पर्शी होते थे। और जो पंक्ति है, ये पंक्ति कई बार परीक्षा में पूछी जा चुकी है कि किसकी है, तो जरूर ध्यान में रखिए आप। आगे लिखते हैं कि उनके श्रृंगार रस के कवित्व सवैयों का संग्रह प्रेम माधुरी में मिलेगा। अब बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो क्वेश्चन करने लगे कि सर हम तो पढ़े थे कि प्रेम माधुरी अंबिका दत्त व्यास का है और आप भारतेंदु का बता रहे हैं। तो मैं आप सभी से यही कहता हूं कि व्यक्ति जब कोई चीज लिखने लगता है तो कई बार तथ्य उलट पलट जाते हैं, ध्यान में नहीं आता कि किसकी चर्चा करते करते हम किसके बारे में बतलाने लगते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हेडिंग तो दी है पंडित अंबिका दत्त व्यास, लेकिन यहाँ पर प्रेम माधुरी जो सवैयों का संग्रह है, कवित्व सवैयों का संग्रह है, वो हो गया आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र का। जब आप लाइन बाय लाइन और वाक्यों को जोड़कर पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई ये तो बात इसकी है, नहीं तो फिर आप हेडिंग के अनुसार देखेंगे तो फिर यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे। और इसीलिए तो आपको अनुराग हिंदी एकेडमी से जुड़ना पड़ता है चीजों को क्लियर करने के लिए। आगे लिखते हैं कि कवित्व सवैयों से बहुत अधिक भक्ति और श्रृंगार के पद और गाने उन्होंने बनाए, जो प्रेम फुलवारी, प्रेम मालिका, प्रेम प्रलाप आदि पुस्तकों में संग्रहित है। उनकी अधिकतर कविता कृष्ण भक्त कवियों के अनुकरण पर रचे पदों के अनुरूप में ही है। तो आपने देखा कि इन लाइनों में सिर्फ 2 लाइन, मैं कहूं तो 2.5 लाइन केवल अंबिका दत्त व्यास के बारे में, और बाकी जितनी चीजें आप देख रहे हैं सब हो गया भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में। ये है चमत्कृत कर देने वाला तथ्य और पढ़ने का सही ढंग कि आपको कैसे जोड़ना है। अब आप नहीं बोलेंगे कि प्रेम माधुरी किसका है, प्रेम फुलवारी किसका है, प्रेम मालिका, प्रेम, तो ये सभी काव्य ग्रंथ जो हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के हैं और ये सब लिखे गए हैं कृष्ण भक्ति के रूप में। आगे बात करते हैं, अगले जो कवि हैं उनका नाम है प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र के बारे में शुक्ल जी लिखते हैं, मिश्र जी समस्या पूर्ति और पुराने ढंग की श्रृंगारी कविता बहुत अच्छी करते थे। कानपुर के रसिक समाज में वे बड़े उत्साह से अपनी पूर्तियां सुनाया करते थे। देखिए पपीहा जब पूछी है पीऊ कहा कि कैसी अच्छी पूर्ति उन्होंने की थी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रताप नारायण मिश्र को हमने गद्य में भी देखा था और एडिशन या स्टील से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी तुलना की थी। आप सभी के लिए होमवर्क है कि इन्होंने प्रताप नारायण मिश्र को किस निबंधकार से तुलना की हुई थी, आप जरूर कमेंट कीजिए। कमेंट करेंगे तो मुझे लगेगा कि आप लोग बातों को ध्यान देते हैं। कुछ विद्यार्थी हमारे करते हैं, ढेर सारे विद्यार्थी हमारी बातों को स्किप कर जाते हैं। थोड़ा सा अपने हाथ को चलाइए तो चीजें लंबे समय तक याद रहेंगी। तो प्रताप नारायण मिश्र समस्या पूर्ति और पुराने ढंग की श्रृंगारी कविता बहुत अच्छी तरीके से करते थे और इनका संबंध रसिक समाज से था जो कि कानपुर में स्थापित किया गया था। वहां वे बड़े उत्साह के साथ अपनी समस्या पूर्तियां सुनाया करते थे। और एक समस्या पूर्ति उन्होंने जो सुनाया है कि पपीहा जब पूछी है पीऊ कहा कि कैसी अच्छी पूर्ति की है, कैसे की है। बनी बैठी है मान की मूरत सी, मुख खोलत बोले न ना ही न हो। तुम्ही मनुहारी के हारी परे, सखियान की कौन चलाई तहा। बरसा है प्रताप जू धीर धरो, अबलौ मन को समुझायो जहां। यह ब्यारी तबे बदलेगी कछु, पपीहा जब पूछिए पीऊ कहा। तो ये आप देख रहे हैं कि 4 पंक्तियां हैं। पंक्तियों का एक बार फिर से हम पाठ कर लेते हैं। बनी बैठी है मान की मूरत सी, मुख खोलत बोले न ना ही न हाँ। थोड़ा सा इसको पढ़ते समय थोड़ा सा ध्यान रखना है, तभी अर्थ इसके खुलेंगे। तुम्ही मनुहारी के हारी परे, सखियान की कौन चलाई तहा। बरखा है प्रताप जू धीर धरव, अबलाओ मन को समुझायो जहां। यह ब्यारी तबे बदलेगी कछु, पपीहा जब पूछिए पीऊ कहा। तो देख रहे हैं कि ये समस्या पूर्ति के रूप में, लेकिन इसके पहले ये 3 पंक्तियां आपको जरूर ध्यान में रखनी है। शुक्ल जी गद्य की चर्चा करते समय प्रताप नारायण मिश्र के बारे में बतलाया हुआ था कि मनमौजी किस्म के हैं, व्यंग लिखते हैं, तमाम बातें उन्होंने कही थी। वही चीज यहाँ पर फिर से वो दोहरा रहे हैं कि प्रताप नारायण जी कैसे मनमौजी आदमी थे, यह कहा जा चुका है। लावनी बाजों के बीच बैठकर वे लावनियां बना कर भी गाया करते थे।
तो ये देखिए यहाँ पर ये बहुत ही लावनीबाज थे, यानी लावनी एक छंद है और उसमें बैठकर ये लावनी छंद का निर्माण भी करते थे और उन लोगों के बीच में बैठ कर गाते भी थे। तो ये थे प्रताप नारायण मिश्र। अगले जो कवि हैं उनका नाम है उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। आपको लग रहा होगा कि हम तो इन सभी को गद्य में पढ़े थे, लेकिन ये सभी कविताएं भी लिखा करते थे और किस तरीके की कविताएं लिखे हैं उनको हम देख रहे हैं। शुक्ल जी लिखते हैं कि प्रेमघन जी भी इस प्रकार की पुरानी कविता किया करते थे, समस्या पूर्ति वाली। ठीक है, इसीलिए आप देखेंगे कि भारतेंदु युग में समस्या पूर्ति एक खास प्रवृत्ति रही है। प्रिय विद्यार्थियों, पूछा जा सकता है कि किस कालखंड में समस्या पूर्ति एक विशेष प्रवृत्ति के रूप में कवियों के बीच में दिखाई पड़ती है, तो वो है भारतेंदु युग। तो प्रेमघन भी कुछ ऐसा ही लिखा करते थे। एक प्रसंग है, चर्चा चलिबे की चलाइए ना को लेकर बनाया हुआ उनका यह अनुप्रासपूर्ण सवैया देखिए। तो उसके पहले पपीहा पियो से कब ये वाला था, यहाँ पर है चर्चा चलिबे की चलाइए ना। ठीक है ना, तो ध्यान में रखिए क्योंकि कई बार प्रताप नारायण और बद्री नारायण में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है और कंफ्यूजन को दूर करना परीक्षार्थी का पहला धर्म और कर्तव्य होता है। तो यहाँ पर चर्चा चलिबे की चलाइए, देख रहे हैं आपकी कैसे अनुप्रास है, चर्चा की आवृत्ति बार बार हुई है, इसीलिए इसको अनुप्रासपूर्ण सवैया कहा गया है। बगियान बसंत बसेरो कियो, बसई तेहि त्याग तपाइए ना, दिन का कुतूहल के जो बने, तिन बीच वियोग बुलाइए ना, घन प्रेम बढ़ाए के प्रेम अहो, बिथा बार वृथा बरसाइए ना, चित चैत की चांदनी चाह भरी, चर्चा चलिबे की चलाइए ना। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से, पहले तो इसको आपको देखना है कि ये सवैया छंद में है। अगर मान लीजिए एग्जाम में आपके पास समय नहीं और अगर इतना बड़ा प्रश्न ये पूछ दिया जाए और पूछा जाए कि इसमें कौन सा छंद है, तो बहुत सारे विद्यार्थी चक्कर खा के गिर जाएंगे। उनको लगेगा कि कब तक इसको मात्रा गिनूं। लेकिन अगर आप याद रखेंगे तो तुरंत बता देंगे कि ये सवैया है और प्रेमघन की ये पंक्तियां हैं। ठीक है ना। चौधरी साहब ने भी सर्वसाधारण प्रचलित कजली, होली आदि गाने की चीजें बहुत बनाई। कजली कादम्बिनी में उनकी बनाई कजलियों का संग्रह। इसी तरीके से देखें कि आनंद कादम्बिनी, लगता है कि प्रेमघन जी का बड़ा प्रिय शब्द रहा है कादम्बिनी। ठीक है, कई महिलाओं का नाम भी रहता है कादम्बिनी, लेकिन इन्होंने आनंद कादम्बिनी नाम से वो एक पत्रिका निकाली। फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कजली कादम्बिनी में इन्होंने कजलियों का संग्रह किया हुआ है और कजली, होली जो लोक में प्रचलित चीजें रही हैं उसको भी कविता के केंद्र में रखा है। आगे बात करते हैं, अगले जो कवि हैं उनका नाम है ठाकुर जगमोहन सिंह। वैसे तो आपने श्यामा स्वप्न इनका पढ़ा होगा गद्य के क्षेत्र में, लेकिन यहाँ पर अब हम इन्हें कवि के तौर पर देख रहे हैं। इनके बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, ठाकुर साहब के सवैये भी बहुत सरस होते थे। उनके श्रृंगारी कवित्व सवैयों का संग्रह कई पुस्तकों में है। ठाकुर साहब ने कवित्व सवैयों में मेघदूत का भी बहुत सरल अनुवाद किया है। इसके पहले आपने देखा मेघदूत का अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने भी किया हुआ था और यहाँ पर ठाकुर जगमोहन ने भी किया हुआ है। तो ध्यान रखिए दोनों का नाम। उनकी श्रृंगारी कविताएं श्यामा से ही संबंध रखती हैं और प्रेम संपत्ति लता, श्यामा लता और श्याम सरोजनी संवत 1886 में संग्रहित है। प्रेम संपत्ति लता का एक सवैया दिया जाता है। भारतेंदु युग में आप देख रहे हैं कि सवैया एक प्रमुख छंद के रूप में आपको दिखलाई पड़ रहा है। इसलिए सवैया के लक्षण क्या होते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारा छंद पर आधारित हिंदी व्याकरण का वीडियो लेक्चर जरूर देखिए, आपको काफी जानकारी मिलेगी। तो ठाकुर जगमोहन को श्यामा शब्द से काफी लगाव रहा है। श्यामा स्वप्न नाम से इन्होंने उपन्यास लिखा था। यहाँ पर देख रहे हैं कि श्यामा लता, श्यामा सरोजनी नाम से इन्होंने कविता संग्रह भी लिखा हुआ है और प्रेम संपत्ति लता जरूर ध्यान में रखिए, क्योंकि एग्जाम में अभी हमने पिछले स्लाइड में दिखलाया कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने प्रेम प्रेम नाम से ढेर सारे काव्य संग्रह लिखे हुए हैं, लेकिन ये आपको कंफ्यूज कर देगा। ठीक है ना, लेकिन आप लोग जुड़े हैं इसीलिए कि कंफ्यूजन न हो। जब भी आएगा कि प्रेम संपत्ति लता किसका काव्य ग्रंथ है, तो आप तुरंत बताएंगे ठाकुर जगमोहन सिंह। उदाहरण यहाँ पर हम देख लेते हैं, अब यो उर आवत है सजनी, मिली जाऊं गरे लग के छतिया, मन की करी भांति अनेकन अव मिली, कीजिए री रस की बतियां, हम हारी अरी करी कोटि उपाय, लिखी बहु नेह भरी पतियां, जगमोहन मोहनी मूर्ति के बिना, कैसे कटे दुख की रतियां। तो छतियां, बतियां, पतियां, रतियां,
इन शब्दों से जरूर आप एक दिमाग में सूत्र रख लीजिए कि ये सब जगमोहन सिंह की पंक्तियां हैं, ठीक है ना। तो मान लीजिए ऊपर की ही पंक्तियां पूछी जा सकती है, नीचे तो जगमोहन का आ जाएगा तो आप उसको कैच कर लेंगे, ऊपर का ही पूछा जा सकता है। अगले जो कवि हैं फिर से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब भी रामचंद्र शुक्ल को याद आ जाता है तुरंत वो फिर जोड़ देते हैं कवियों को। अंबिका दत्त व्यास की जब चर्चा कर रहे थे तो उनकी चर्चा करते समय उन पर कम और भारतेंदु हरिश्चंद्र पर ज्यादा किया था, लेकिन फिर उनको याद आ गया कि अरे हम तो अंबिका दत्त व्यास के बारे में बतलाए ही नहीं, तो दो कवियों को यहाँ पर शामिल कर लिया। बल्कि हाँ, दो ही कवि हैं, अंबिका दत्त व्यास और बाबू रामकृष्ण वर्मा बलबीर। इनके बारे में लिखते हैं कि के उत्साह से ही काशी कवि समाज चलता रहा। उसमें दूर-दूर के कविजन भी कभी-कभी आ जाया करते थे। समस्या कभी-कभी बहुत टेढ़ी दी जाती थी। जैसे सूरज देख सके नहीं घुघु, मोम के मंदिर माखन के मुँह बैठे हुतासन आसन मारे। तो पंक्तियों को जरूर ध्यान में रखिए कि लोगों को लगता था कि इतना कठिन दीजिए कि समस्या पूर्ति कोई कर भी ना पाए। एक प्रतिभा के रूप में इसको देखा जाता था। उक्त दोनों समस्याओं की पूर्ति व्यास जी ने बड़े विलक्षण ढंग से की थी। उक्त समाज की ओर से ही शायद समस्या पूर्ति प्रकाश निकला था, जिसमें व्यास जी और बलवीर जी की बहुत सी पूर्तियां हैं। व्यास जी का बिहारी बिहार बहुत बड़ा ग्रंथ है, यानी अंबिका दत्त व्यास ने बिहारी बिहार नाम से एक ग्रंथ निकाला, जो कि दोहों पर कुंडलियां के रूप में बिहारी के जो इनका ग्रंथ है बिहारी सतसई और दोहों में है ज्यादातर, लेकिन यहाँ पर उसको किसमें कन्वर्ट किया गया है, कुंडलिया में। तो दोहा भी छंद है और कुंडलिया भी छंद है। एक बार फिर से मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि छंद वाला वीडियो आप जरूर देखिए, एक एक छंद आपका क्लियर हो जाएगा, बड़ी मेहनत से हमने बनाया था। तो बिहारी बिहार को कुंडलिया छंद में कन्वर्ट किया है अंबिका दत्त व्यास ने, जरूर इसको तथ्य को ध्यान में रखिए, आगे पूछा जा सकता है। आगे लिखते हैं कि जिसमें उन्होंने बिहारी के दोहों का भाव बड़ी मार्मिकता से पल्वित किया है। डुमराव निवासी पंडित नक्षेरी तिवारी भी इस रसिक मंडल में बड़े उत्साही कार्यकर्ता थे। वे बड़ी सुंदर कविता करते थे और पढ़ने का ढंग तो उनका बड़ा ही अनूठा था। उन्होंने मनोमंजरी आदि कई अच्छे संग्रह भी निकाले और कवियों का वृत्त भी बहुत कुछ संग्रह में किया है। बाबू रामकृष्ण की मंडली में पंडित विजयानंद त्रिपाठी भी ब्रज भाषा की कविता बड़ी अच्छी करते थे। तो उस जमाने में जो काशी में कवि समाज था, उसे जुड़े हुए बहुत लोग थे। आजकल काशी में कवि समाज है कि नहीं, ये भी शोध का विषय हो सकता है। हालांकि बीएचयू में कवियों की जो एक समाज है, सोसाइटी है, वो ज्यादा इस समय दिखाई पड़ रही है। कैंपस में कम, लेकिन घाटों पर इधर उधर आप नाव पर बैठे हुए कवि लोगों को आप जरूर देखते होंगे, फेसबुक पर भी देखते होंगे, ठीक है ना। तो बीएचयू में तो बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पर शोध का विषय है कि कवि समाज अभी है कि बंद हो गया है। जो बीएचयू के विद्यार्थी होंगे जरूर बताएंगे, और जब भी मुझे भी मौका मिलेगा वाराणसी जाने का, तो एक बार जरूर मैं खोजूंगा कि वो कवि समाज जीवित है या फिर मृत हो चुका है। अगले जो कवि है उनका नाम है लाला सीताराम। इनके बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, इस पुरानी धारा के भीतर लाला सीताराम बीए के पद्यानुवादों को भी लेना चाहिए। ये कविता में अपना भूप उपनाम रखते थे। रघुवंश का इन्होंने अनुवाद दोहा चौपाइयों में और मेघदूत का घनाक्षरी में किया है। ये लाला सीताराम अनुवाद के लिए जाने जाते हैं, इनका जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं। लेकिन अभी तड़के में आपको ध्यान में रखना है कि जो भूप उपनाम से कविता लिखते थे वो लाला सीताराम लिखते थे। और लाला सीताराम की खास विशेषता ये थी कि ये भी कालिदास से काफी प्रभावित थे। उनके दो रचनाओं रघुवंश और मेघदूत को अलग अलग छंदों में उन्होंने अनुदित किया हुआ है। ये एक टैलेंट ही कहा जा सकता है। आजकल भाषाओं का एक भाषा का दूसरे भाषा में अनुवाद किया जाता है, हिंदी का अंग्रेजी में, अंग्रेजी का हिंदी में, हिंदी का संस्कृत में, संस्कृत का हिंदी में, इस तरीके से होता है। लेकिन यहाँ पर छंदों में लोग करते थे, ये बहुत बड़ी बात थी, जो कि आज के कवियों के लिए कठिनाई भरी हो सकती है। हालांकि ये ट्रेंड धीरे धीरे खत्म हो चुका है। आगे बात करते हैं, अगले जो कवि है उनका नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध तो वैसे मूल रूप से हम देखते हैं कि द्विवेदी युग के कवि के तौर पर आते हैं, लेकिन इनका जन्म बहुत पहले हो चुका था। इसलिए जब आप देखेंगे क्रम वाले सवाल में तो बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं कि अयोध्या सिंह उपाध्याय तो पीछे के होंगे, उनका तो आएगा ही नहीं। लेकिन आप ये देखेंगे कि ये भी मैं एग्जैक्ट तो अभी नहीं बता पाऊंगा, लेकिन 1860 60 के आसपास में
इनका है। कंफ्यूजन मैं मतलब कंफर्म नहीं बता रहा हूँ, लेकिन एक बार मिलान करके जरूर मैं कमेंट कर दूंगा। कहने का मतलब ये है कि ये भारतेंदु युग के समय में इनका जन्म हुआ था, लेकिन बाद में इनके टैलेंट को लोग समझे। तो इनके बारे में शुक्ल जी लिखते हैं, यद्यपि उपाध्याय जी इस समय खड़ी बोली के और आधुनिक विषयों के ही कवि प्रसिद्ध हैं, पर प्रारंभ काल में ये भी पुराने ढंग की श्रृंगारी कविता बहुत सुंदर और सरस करते थे। इनके निवास स्थान निजामाबाद में सिख संप्रदाय के महंत बाबा सुमेर सिंह जी हिंदी काव्य के बड़े प्रेमी थे। उनके यहाँ प्राय कवि समाज एकत्र हुआ करता था, जिसमें उपाध्याय जी भी अपनी पूर्तियां पढ़ा करते थे। इनका हरिऔध उपनाम उसी समय का है। तो आप देख रहे हैं इस घटना को। आप हो सकता है कि द्विवेदी युग पढ़ें तो न जान पाए कि हरिऔध उपनाम कैसे पड़ा हुआ है, लेकिन इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद, शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि उपाध्याय जी, जिनको कि हम खड़ी बोली प्री प्रवास की वजह से जानते हैं, लेकिन शुरुआती दौर में इन्होंने भी बहुत श्रृंगार परक कविताएं लिखी। और इनका जो निवास स्थान था, जन्म स्थान नहीं, निवास स्थान वो निजामाबाद में था। और वहां पर सिख संप्रदाय मान बाबा सुमेर सिंह जी थे, जो कि हिंदी के बड़े प्रेमी थे। अब सिख संप्रदाय के और हिंदी के बड़े प्रेमी हो, ये महत्वपूर्ण बात है। और वहीं पर कवि समाज एकत्रित हुआ करता था। उपाध्याय जी जाते थे और अपनी समस्या पूर्तियां पढ़ा करते थे। यानी समस्या पूर्तियों का ट्रेंड चल रहा था, बंद नहीं हुआ था। और उसी कवि समाज ने इनको हरिऔध उपनाम की संज्ञा दी है। इनके पुराने ढंग की कविताएं रस कलश में संग्रहित हैं, जिसमें इन्होंने नायिकाओं के कुछ नए ढंग के भेद रखने का प्रयत्न किया है। ये भेद रस सिद्धांत के अनुसार ठीक नहीं उतरते हैं। चूंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी रस मीमांसा नाम से पुस्तक लिखी है, यानी कि रस की जानकारी आचार्य शुक्ल को भी बहुत अच्छी थी, इसीलिए तुरंत खारिज कर दिया कि रस सिद्धांत के अनुसार ठीक नहीं। आगे चलकर आप देखेंगे रस सिद्धांत नाम से भी कई लोगों ने ग्रंथ लिखे हुए हैं। आप देख रहे हैं कि सभी तथ्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बस अपने दिमाग को आपको रबर की तरह बढ़ाना है और फिर छोड़ देना है। तो देख रहे हैं आप रस कलश, जरूर ध्यान में रखिए कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का। प्रिय विद्यार्थियों से सवाल पूछा जा सकता है कि कवि समाज से जुड़े हुए कौन कौन से कवि रहे। कवि समाज और रसिक समाज, उस जमाने में एक ये भी ट्रेंड था कि लोगों को हिंदी भाषा और साहित्य से जोड़ा जाए। इस चीज को हमें नहीं भूलना है। वो वही दौर है जब देवकीनंदन खत्री के उपन्यासों को पढ़ने के लिए बहुत सारे लोग उर्दू से हिंदी सीखना शुरू किए और अंग्रेजी से हिंदी सीखना शुरू किए थे। आगे बात करते हैं, अगले जो कवि हैं उनका नाम है श्रीधर पाठक। देखने में लग रहा है ये भी द्विवेदी युग से जुड़े हुए, मूल रूप से बोल दिया जाता है, लेकिन संक्रमण कालीन दौर में सभी कवि हैं। इनका कुछ समय भारतेंदु युग में बीता हुआ है और ज्यादा समय द्विवेदी युग में बीता हुआ है। पंडित श्रीधर पाठक के बारे में शुक्ल जी लिखते हैं, पाठक जी का संबंध भी लोग खड़ी बोली के साथ ही अक्सर बताया करते हैं, पर खड़ी बोली की कविताओं की अपेक्षा पाठक जी की ब्रज भाषा की कविताएं ही अधिक सरस, हृदय ग्राहिणी और उनकी मधुर स्मृति को चिरकाल तक बनाए रखने वाली है। यद्यपि उन्होंने समस्या पूर्ति नहीं की, नायिका भेद के उदाहरणों के रूप में कविता नहीं की, पर जैसी मधुर और रस भरी ब्रज भाषा उनके ऋतु संहार के अनुवाद में है, वैसी पुरानी कवियों में किसी किसी की ही मिलती है। उनके सवैयों में हम ब्रज भाषा का जीता जागता रूप पाते हैं। वर्षा ऋतु वर्णन का यह सवैया ही लीजिए। श्रीधर पाठक को हम प्रकृति चित्रण के लिए, वर्णन के लिए, खासतौर से ऋतु वर्णन के लिए भी जानते हैं। और कहा गया यहाँ पर कि जितने भी लोग हैं वो खड़ी बोली कवि के तौर पर इनको जानते हैं, लेकिन इन्होंने ब्रज भाषा में भी बहुत अच्छी कविताएं लिखी हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल काफी खुश हैं इसको बताते हुए कि इन्होंने अधिक सरस, हृदय ग्राहिणी और मधुर स्मृति को चिरकाल तक, लंबे समय तक बनाए रखने वाले कवि के तौर पर रहे कविताएं लिखे। और बताया कि ये समस्या पूर्ति नहीं लिखे, नायिका भेद नहीं लिखे, ये सब नहीं लिखे, फिर भी इनकी कविता मधुर और रस भरी थी। शब्दों पर ध्यान दीजिए। और अनुवाद किसका किया इन्होंने? ऋतु संहार। अभी तक अनुवाद किए जा रहे थे शकुंतला के, मेघदूत के, लेकिन एक टर्निंग पॉइंट यहाँ पर आप देख रहे हैं कि श्रीधर पाठक ने ऋतु संहार को लाया हुआ है, जो कि कालिदास का ही ग्रंथ है। तो यहाँ पर वर्षा ऋतु का वर्णन है, उसको हम देख लेते हैं। बारी फुहार भरे बदरा, सोई सोहत कुंजर से मतवारे, बिजुरी ज्योति ध्वजा फहरे, घन गर्जन शब्द सोई है नगारे, अरोर को घोर को ओर न छोर, नरेशन की सी छटा छवि धारे, कामिन के मन को प्रिय पावस, आयो प्रिय नव मोहिनी
डारे। तो आप देख रहे हैं कि कहीं न कहीं इसमें मधुरता दिखलाई पड़ रही है और रस भरी हुई बातें तो आप पढ़कर ही, जब मैं इन पंक्तियों को पढ़ रहा हूँ तो अपने दिमाग में भी आप उसको अपने मन में पढ़ते जाइए, तब आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। आगे बात करते हैं, अगले जो कवि हैं उनका नाम है बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर। बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि ब्रज भाषा की पुरानी परिपाटी के कवियों में रत्नाकर जी का स्थान बहुत ऊंचा माना जाता है। इनका जन्म काशी के भाद्रपद शुक्ल 6 संवत 1923 और मृत्यु आषाढ़ कृष्ण 3 संवत 1989 को हरिद्वार में हुई। यानी आप देख रहे हैं कि बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर, जो कि काशी में इनका जन्म हुआ लेकिन निधन हो गया हरिद्वार। लेकिन दोनों में एक कॉमन है कि दोनों बसे हुए हैं एक ही नदी के किनारे। तो ये चीज आप जरूर जोड़ लीजिए, कई बार आपको भूगोल की भी जानकारी होनी चाहिए। तो जगन्नाथ दास रत्नाकर, कहा गया कि ब्रज भाषा की पुरानी परिपाटी को चलाने वाले कवियों में सबसे ऊंचा स्थान है, और ये भी कहा जाता है कि अंतिम कवि हैं ब्रज भाषा में लिखने वाले। ठीक है, भारतेंदु के पीछे संवत 1946 से ही ये ब्रज भाषा में कविता करने लगे थे। हिंडोला आदि पुस्तकें इनकी बहुत पहले निकली थी। हिंडोला जरूर ध्यान में रखिए कि इसका ग्रंथ है, वो ग्रंथ है बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर का। काव्य संबंधिनी एक पत्रिका भी इन्होंने कुछ दिनों तक निकाली थी। इनकी कविता बड़े बड़े पुराने कवियों के टक्कर की होती थी। पुराने कवियों में भी इनकी सी सूझ और उक्त वैचित्र बहुत कम देखा जाता है। अब मान लीजिए यहाँ पर सवाल पूछा जाएगा, तमाम चीजें आप पढ़कर गए हुए हैं, खूब अच्छी तैयारी आपको लग रहा है कि हमने की है, लेकिन यही कथन पूछ लिया जाएगा कि पुराने कवियों में भी इनकी सी सूझ और उक्त वैचित्र बहुत कम देखा जाता है। ये बात किसके बारे में कही गई है, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके बारे में कही है? तो तुरंत आप बता देंगे जगन्नाथ दास रत्नाकर के बारे में, क्योंकि आप अनुराग हिंदी अकेडमी पर पढ़े हैं और बहुत गंभीरता से पढ़े। भाषा भी पुराने कवियों की भाषा से चुस्त और गठी हुई होती थी। ये साहित्य तथा ब्रज भाषा काव्य के बहुत बड़े मर्मज्ञ माने जाते थे। आप देख रहे हैं एक एक वाक्य आगामी कथन के तौर पर पूछे जाने वाले प्रश्न के तौर पर देखे जा सकते हैं। आगे लिखते हैं कि इन्होंने हरिश्चंद्र, गंगावतरण और उद्धव शतक नाम के 3 बहुत ही सुंदर प्रबंध काव्य लिखे हैं। हिंडोला तो इन्होंने लिखा ही, इसके अतिरिक्त आप देख रहे हैं कि हरिश्चंद्र, गंगावतरण, ठीक है, और उद्धव शतक, 3 प्रबंध काव्य। तो हिंडोला को तो आप छोड़ दीजिए, यहाँ पर 3 इन्हीं को ध्यान में रखिए, हरिश्चंद्र को, गंगावतरण को और उद्धव शतक को। ये तीनों किस टाइप के हैं? प्रबंध काव्य हैं, जिनको कि हम महाकाव्य के रूप में जानते हैं। और बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर का एक और भी बहुत ही महत्वपूर्ण काम हुआ है, जो कि लगभग सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, चाहे यूजीसी नेट हो, चाहे शिक्षक भर्तियों से संबंधित प्रश्न हो। अंग्रेज कवि पोप के समालोचना संबंधी प्रसिद्ध काव्य ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म का रोला छंदों में अच्छा अनुवाद इन्होंने किया है। ये भी सवाल पूछा जाता है कि जगन्नाथ दास रत्नाकर ने किस कवि की समालोचना संबंधी काव्य का अनुवाद किया हुआ है? वो है कवि पोप, और उनका ग्रंथ था एसे ऑन क्रिटिसिज्म। ठीक है, और किस छंद में किया है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, रोला छंद में। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एक ही वाक्य में कम से कम 3 प्रश्न आपको दिखलाई पड़ रहे हैं, ठीक है ना? कि पोप को ध्यान में रखना है, एशियान क्रिटिसिज्म को ध्यान में रखना है, रोला को ध्यान में रखना है, और बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर को भी ध्यान में रखना है। आगे लिखते हैं कि फुटकल रचनाएं तो इनकी बहुत अधिक हैं, श्रृंगार और वीर दोनों की। इनकी रचनाओं का बहुत बड़ा संग्रह रत्नाकर के नाम से नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हो चुका है। तो आप देख रहे हैं कि इस समय जब चर्चा की जा रही है, तो नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना हो चुकी है, और आपके दिमाग में तुरंत आ चुका होगा कि ये कब की बात की जा रही होगी। तो नागरिक प्रचारणी सभा उस समय जहां से किताबें प्रकाशित होती थी, वो महत्वपूर्ण किताबें होती थी। रत्नाकर वहां से प्रकाशित हो गया था। गंगावतरण में गंगा के आकाश से उतरने और शिव के उन्हें संभालने के लिए सन्नद्ध होने का वर्णन बहुत ही ओजपूर्ण है, यानी वीरता के साथ इसमें प्रस्तुत किया गया है। उद्धव शतक की मार्मिकता और रचना कौशल भी अद्वितीय है। उनके 2 कवित्व नीचे दिए जाते हैं। उद्धव शतक नाम से ही पता चल रहा है कि गोपियों का और उद्धव का आपस में संवाद होगा, ठीक है, और शतक से ऐसा लग रहा है कि इसमें कम से कम 100 पद तो होंगे ही। आगे हम देखते हैं कि अगर कोई तथ्य होगा तो जरूर उसको ध्यान में रखेंगे, लेकिन शब्दों के हिसाब से जो यहाँ पर शीर्षक दिया गया है उद्धव शतक, ठीक है, तो इसको देख लेते हैं हम। कान्ह दूत कैंधो ब्रह्मदूत हवै पधारे आप, धारे प्रण फेरन को मति ब्रजवारी की, कहे रत्नाकर पै
प्रीति रीति जानत ना, थानत अनीति आन नीति ले अनारी की, मान्यो हम कान्ह ब्रह्म एक ही, कहो जो तुम तो हूँ हमें भावत न भावना अन्यारी की, जय हैं वन बिगारिन वारिधिता वारिधि की, बुदता बिलह बूध विवश बेचारी की। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि उद्धव का गोपियों के साथ संवाद हो रहा है और गोपियां तर्क वितर्क भी कर रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसा कि हमने भ्रमर गीत सार में देखा है। आगे भी है, धरी राखो ज्ञान गुण गौरव गुमान गोई। आपको वो पद जरूर ध्यान में आ गया होगा, आयो घोष बड़ो व्यापारी, लादि खेप गुण ज्ञान जोग की। यहाँ पर है कि धरी राखो ज्ञान गुण गौरव गुमान गोई, गोपिन को आवत न भावत भड़ंग है। ध्यान में रखिए, पंक्ति पूछी जा सकती है। कहें रत्नाकर करत टाए टाए वृथा, सुनत न को यहाँ यह मुँह चंग है, औ हूँ पाए केते सहज सुढंग, उधव सांस सांस रोकीबे को कहाँ जोग ही उठंग है। जोग पर भी सवाल उठा गया कि निर्गुण देश कौन देश को वासी, या फिर योग को भी है कि आवत योग सिखावन उद्धव, कुछ ऐसे करके है। ठीक है, आप लोगों को पंक्ति याद आ गई होगी, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है क्योंकि इतना बोलने के बाद चीजें दिमाग से निकल जाती हैं। कुटिल कटारी है अटारी है उतंग अति, जमुना तरंग है तिहारु सतसंग है। एक चीज आपको ध्यान रखना है, अगर आप पीएचडी इत्यादि के टॉपिक को खोज रहे हैं तो भ्रमर गीत सार और उद्धव शतक में गोपियों और उद्धव के बीच में जो संवाद हुआ है उसका तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं कि कौन सा मतलब अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया गया है। कुछ विषय वस्तु आप देख रहे हैं कि मिलती जुलती यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। अगले जो कवि हैं उनका नाम है राय देवी प्रसाद पूर्ण, यानी कि उपनाम इनका क्या है, पूर्ण है, और इनका पूरा नाम है राय देवी प्रसाद। कानपुर के पूर्ण जी की कविता भी ब्रज भाषा के पुराने कवियों का स्मरण दिलाने वाली होती थी। जब तक ये कानपुर में रहे तब तक कविता की चर्चा की बड़ी धूम रही। वहां के रसिक समाज में पुरानी परिपाटी के कवियों की बड़ी चहल पहल रहा करती थी। पूर्ण जी ने कुछ दिनों तक रसिक वाटिका नाम की एक पत्रिका भी चलाई थी। ये बड़ा जबरदस्त फैक्ट है, आपको ध्यान में रखना है कि रसिक वाटिका नाम से पत्रिका किसने चलाई थी, वो थे राय देवी प्रसाद पूर्ण, जिसमें समस्या पूर्तियां और पुराने ढंग की कविताएं छपा करती थी। खेद है कि केवल 47 वर्ष की अवस्था में ही संवत 1977 में इनका देहांत हो गया। इनकी रचना कैसी सरस होती थी और ललित पदावली पर इनका कैसा अच्छा अधिकार था, इसका अनुमान इनके धाराधर धावन यानी कि मेघदूत का अनुवाद इन्होंने किया है, धाराधर धावन से उद्धृत इस पद से हो सकता है। तो धाराधर धावन भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में आप देखेंगे, ये तथ्य के रूप में आपको मिल जाएगा। तो किसका ग्रंथ है ये, राय देवी प्रसाद पूर्ण का है और मेघदूत का अनुवाद किया गया है। नव कलित केसर वलित हरित सुपीत नीप निहार के, करि असन दल कंदलीन जो, कलिया ही प्रथम कछार पे, हे धन विपिन थल अमल परिमल, पाय भूतल की भली, मधुकर मतंग कुरंग वृंद जनाए हैं तेरी गली। तो यहाँ पर देख लीजिए कि राय देवी प्रसाद पूर्ण जिन्होंने धाराधर धावन आज से इस पद को उद्धृत किया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है। अगले जो कवि हैं उनका नाम है श्री दुलारे लाल जी भार्गव। दुलारे लाल जी भार्गव के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, कविवर बिहारी लाल की परंपरा के वर्तमान प्रतिनिधि श्री भार्गव के दोहों की बारीकी साहित्य के क्षेत्र में अपना कमाल खड़ी बोली के इस जमाने में भी दिखाती रहती है। बिहारी की प्रतिभा जिस ढांचे की थी उसी ढांचे की दुलारे लाल जी की भी है, इसमें संदेह नहीं। एक एक दोहे में सफाई के साथ रस से स्निग्ध व वैचित्र्य से चमत्कृत कर देने वाली प्रचुर सामग्री भरने का गुण इनमें भी है। कुछ दोहों में देशभक्ति, अशुतोद्धार, राष्ट्रीय आंदोलन इत्यादि की भावना का अनूठेपन के साथ समावेश करके इन्होंने पुराने सांचे में नया मसाला ढालने की अच्छी कला दिखलाई है। और आप देख रहे हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन किस तरीके से एकदम से फुफकार मार रहा है, क्योंकि दुलारे लाल भार्गव जी जो कि अब इस समय में आ गए जब देश में स्वाधीनता आंदोलन की लड़ाई तेज हो गई है और साथ में राजनीतिक रूप से हम मुक्ति पाने की कोशिश तो कर रहे हैं, सामाजिक रूप से भी मुक्ति पाने की, जो भी भेदभाव है, अस्पृश्यता है, उसको दूर करने के लिए भी लोग लिख रहे थे। इसी में आप लोगों ने पढ़ा होगा
अछूत की शिकायत नाम की कविता। और यहाँ पर दुलारे लाल भार्गव ने भी कुछ इसी तरीके से लिखा, राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी कविताएं लिखी और कहा गया कि अपना आदर्श तो ये बिहारी लाल को बनाए थे, लेकिन पुराने सांचे में नया मसाला ढालने की कला इन्होंने अच्छी तरीके से प्रस्तुत की। ये बहुत जबरदस्त कला कही जा सकती है कि सांचा पुराना हो और मसाला उसमें नया हो। ये प्रतिभा ही कर सकती है। आगे लिखते हैं कि आधुनिक काव्य क्षेत्र में दुलारे लाल जी ने ब्रजभाषा काव्य चमत्कार पद्धति का एक प्रकार से पुनरुद्धार किया। इनकी दुलारे दुहावली में टीकमगढ़ राज्य की ओर से 2000 का देव पुरस्कार मिल चुका है। अब एक चीज आप देखेंगे, अभी तक किसी कवि के नाम पर पुरस्कार की चर्चा हम लोग नहीं किए हुए थे, लेकिन लगने लगा कि अब देव के नाम पर ये वही दौर है जब हिंदी आलोचना में बात की जा रही थी कि देव बड़े हैं कि बिहारी बड़े हैं। इन्होंने तो आदर्श बनाया बिहारी को, लेकिन पुरस्कार किस पे मिल रहा है? देव पर मिल रहा है। ये भी आप देख रहे हैं, बड़ा ही टर्निंग पॉइंट है, ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर। ठीक है, तो दोहावली के कुछ दोहे हम देख लेते हैं। तन उपवन सहिए कहाँ बिछुरन झंझावात, उड़्यो जात उड़तर जबे चलिबे ही की बात, दमकत दर्पण दरप दर दीप शिखा दुति देह, वह दृढ़ एक दिश दिपत यह मृदु दस दसनी सहने, झर सम दीजिए देश हित झरझर जीवन दान, और रुक रुक यो चरसर सरिस देबो कहाँ सुजान, गांधी गुरु ते ज्ञान ले चरखा अनहद जोर, भारत सबद तरंग पे बहुत मुकुट की ओर। तो आप देख रहे हैं कि इसमें देशभक्ति, गांधी जी की बात, राष्ट्रीय आंदोलन की बात, सारी बातें यहाँ पर इन पंक्तियों में दिखलाई पड़ रही। आगे शुक्ल जी लिखते हैं, अभी थोड़े दिन हुए अयोध्या के पंडित रामनाथ ज्योतिषी ने राम कथा लेकर अपना रामचंद्रोदय काव्य लिखा है, जिस पर उन्हें 2000 का देव पुरस्कार मिला है। अब लग रहा है कि देव पुरस्कार हर साल किसी न किसी को उस जमाने में मिलने लगा था। ठीक है, अब सरकार तो देती नहीं थी क्योंकि हम लोग तो गुलाम थे। ये लेखकों का संगठन ही ऐसा करता था। तो रामनाथ ज्योतिषी जो कि अयोध्या के पंडित थे, इन्होंने राम कथा को आधार बनाते हुए रामचंद्रोदय नाम से एक काव्य लिखा, जिस पर कि देव पुरस्कार मिला हुआ था। तो अभी तक हमने 2 ऐसी रचनाओं को देखा जिन पर कि देव पुरस्कार मिल चुका है। और देव पुरस्कार की राशि कितनी थी? उस जमाने में अगर 2000 मिलता रहा होगा, ये तो बहुत बड़ी राशि रही होगी अगर हम उसकी तुलना करें तो। तो देव पुरस्कार मिल गया रामचंद्रोदय काव्य को, जो कि रामनाथ ज्योतिषी द्वारा लिखा गया था। और अंतिम पैराग्राफ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, आधुनिक विषयों को लेकर कविता करने वाले कई कवि जैसे स्वर्गीय नाथूराम शर्मा, लाला भगवान दीन पुरानी परिपाटी की बड़ी सुंदर कविता करते थे। पंडित गया प्रसाद जी शुक्ल स्नेही के प्रभाव से कानपुर में ब्रज भाषा काव्य के मधुर स्रोत अभी बराबर वैसे ही चल रहे हैं जैसे पूर्ण जी के समय में चलते थे। नई पुरानी दोनों परिपाटियों के कवियों का कानपुर अच्छा केंद्र था। अब कानपुर के लोग बताएंगे कि क्या इस तरीके की समस्या पूर्ति या फिर रसिक समाज जैसा कोई संगठन है कि वो भी खत्म हो गया है। काशी में तो हमने कवि समाज के बारे में बीएचयू के लोगों से पूछा है, लेकिन कानपुर में लोग बताएंगे छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय के विद्यार्थी कि अभी है कि खत्म हो चुका है। तो खैर हमें यहाँ पर ध्यान में रखना है कि आगे इन परिपाटियों को लोग बढ़ाते रहे। ब्रज भाषा काव्य परंपरा किस प्रकार जीती जागती चल रही है, यह हमारे वर्तमान कवि सम्मेलनों में देखा जा सकता है। तो ये बातें आचार्य रामचंद्र शुक्ल खुद अपने सामने घटित होते हुए देख रहे हैं, आंखों देखा हाल के रूप में देख रहे हैं, उसका वर्णन कर रहे हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने कुल 25 कवियों पर बातचीत की। उसमें पुरानी धारा के कवि थे और पुरानी धारा के साथ-साथ नवीन धारा के कवि भी इसमें कुछ शामिल रहे। तो पुराने और नए दोनों कवियों पर हमने यहाँ पर चर्चा की है। उम्मीद है कि आपको बहुत सारी चीजें समझ में आई होंगी, तथ्यों से आप परिचित हुए होंगे और पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को हल करते हुए आपने ढेर सारे तथ्यों को देखा होगा कि हाँ, हम तो खोज रहे थे कि ये तथ्य कहाँ मिलेगा और ये तो तथ्य हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में है। तो वहीं से क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए मैं गला फाड़ लेक्चर प्रस्तुत आप सभी को प्रस्तुत कर रहा हूँ कि इधर-उधर की बातों को करने से बेहतर है कि जो भी कीमती समय है, उसमें ठोस तरीके की बात की जाए। बाकी तो जब हम आप सभी को ये पूरा लेक्चर कंप्लीट कर देंगे, तो फिर मूल्यांकन करना ही बाकी रहेगा।
अब बहुत जगहों पर लोग केवल मूल्यांकन करते हैं, रोज प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो अच्छी बात है, वहाँ का भी आप लोग लाभ उठाइए। लेकिन जब तक हम आपको कोई चीज़ देंगे नहीं, तो फिर मूल्यांकन किस हिसाब से करेंगे? और आप देखेंगे हमारे क्वेश्चन तमाम यूट्यूब चैनल से बहुत अलग ढंग के रहेंगे और आपके दिमाग को झकझोर कर रख देने वाले रहेंगे। बस समय आने पर उन सारी चीज़ों को प्रस्तुत किया जाएगा। तो आज के वीडियो लेक्चर के बारे में आप सभी के कमेंट आमंत्रित रहेंगे। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।